हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमने प्रियम्बल से स्टार्ट किया था और इसके बाद आते आते हम अमेंडमेंट आर्टिकल्स पे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया पॉलिटी में। लेकिन अब हम आगे जब आने वाले हैं कि उसमें और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल या बाकी सारी चीज़ों से पहले अब हम आएंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब आप बोलेंगे सर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो शुरू में कराना चाहिए था, आप अभी क्यों करा रहे हैं? दोस्तों देखिए, रिलेटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रियम्बल करा है, फंडामेंटल राइट्स करे हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं कि ये चीज़ें आई कैसी और क्यों और कहाँ से ली हैं, तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने आपको वो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले ना करा के बाद में कराया है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये जो सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉ करी हुई हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आप चाहे एसएससी में चले जाइए, यूपीएससी में चले जाइए, स्टेट सर्विस में चले जाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन तो बन के ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छोड़ ही नहीं सकते, जैसे रिट्स हो गए, रिट्स 5 रिट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसी तरीके से सोर्सेज जो हैं कि कौन कौन से कंट्री से क्या क्या डिराइव किया है, वो आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए इस लेक्चर को आप थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, समझिएगा और पेन पेपर के साथ पढ़िएगा। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोरो की हैं मोस्ट ऑफ दिस प्रोविजन। ठीक है, कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है जी, मोस्टली हमारी जो बोरिंग हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश थे हमारे पास, ठीक है जी, उन्होंने हम पे रूल किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दी हुई हैं। उन्होंने हमें रूल ऑफ लॉ, एक्चुअल जो रूल ऑफ लॉ है वो उन्होंने ही सिखाया है। भले उन्होंने हम पे रूल करना चाहा जिस भी तरीके से, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन जो देन है वो ब्रिटिशर्स ने ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज़्यादा हमने चीज़ें ली हुई हैं, ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है जी, तो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर जी जो थे, बाबा साहेब, उन्होंने प्राउडली एक्लेम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैनसेकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनकी छानबीन करके उनको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के सारी अच्छी चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहते हैं कि द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक है जी, जो इसमें फ़िलासफ़ी है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई, ये हमने कहाँ से इंस्पायर की हैं? ये हमने करी है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से करी है। और जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट आता है या रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आता है, वो लार्जी हमने कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करी हुई है। ठीक है जी, तो हमारा फिलोसॉफिकल हो गया अमेरिकन और आयरिश से, पॉलिटिकल हो गया ब्रिटिश से, और जो बाकी प्रोविजंस बचती हैं वो हमने ड्रॉ करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अब रशिया कहते हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने सारे ही कंट्री से बोरो करके ये चीज़ें करी हुई हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है कि द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, तो अगर कभी भी कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो उसमें आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, और जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, फेडरल स्कीम हो गई हमारी, जुडिशरी हो गई, गवर्नर्स हो गए, इमरजेंसी पावर्स हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह हो गए। ठीक है जी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो इसी से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें इससे ड्रॉ की गई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ constitutional are identical or to bear a close resemblance to act of 1935। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। ओके, चलो अब आते हैं, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे ये सोर्सेज के टेबल्स हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं।
आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हमने अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मोस्टली आप जैसे आप पूछेंगे कि रूल ऑफ लॉ कौन से कंट्री से लिया हुआ है, या फिर पूछ लेंगे कि जुडिशरी कौन से कंट्री से लिया हुआ है, या फिर आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, 1 2 3 4, और उनमें से पूछेंगे कौन सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है फेडरल स्कीम, फिर लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी की प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है हुआ है। और फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब कि जो कि हमारी इस टाइम पे है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने रूल ऑफ लॉ यहाँ से लिया है। अब आपको याद होगा रूल ऑफ लॉ हमने हमारा फंडामेंटल राइट्स में जब हम आर्टिकल 14 कर रहे थे तब किया था। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया था, ठीक है जी, किस हिसाब से हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट। और सिंगल सिटीजनशिप, देखिए दोस्तों इसीलिए हमने आपको पहले वो सारी चीज़ें करवा दी थी, ठीक है, पहले सारे लेक्चर्स में करा दी थी ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि हमने रूल ऑफ लॉ भी पढ़ा हुआ है, हमने सिंगल सिटीजनशिप भी पढ़ी हुई है। ठीक है जी, फिर कैबिनेट सिस्टम भी हमने यहीं से लिया हुआ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है दोस्तों, रिट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और कैमरलिज्म जो है ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एवरीथिंग इन पॉलिटी इज़ रिलेटेबल। एक चीज़ इधर है, एक चीज़ इधर है, एक चीज़ इधर है, लेकिन वो रिलेटेबिलिटी बहुत रखती है, कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमने क्या क्या डिराइव करा है, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने पढ़े हुए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है जी, ये हमने किया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम पिछले लेक्चर्स में आप जाओगे, आप देखोगे, आप यू सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रिलेटेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये भी यहीं से आई हुई है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब देखिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर लिया हुआ है, वी हैव कवर्ड इट। अब वो कहाँ से डिराइव हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज लिए हुए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब आते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। अब हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगले चैप्टर्स में हम सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वन ऑफ द अदर रीज़न फॉर डूइंग दिस चैप्टर इज़ कि इसमें हमने 50-50 कर लिया। देखिए 50% जो है हमने चैप्टर्स कर लिए, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आपने अभी रिलेटेबिलिटी कर दी, और अगली चीज़ें जो है 50% वो यहीं से पता चल रही है कि और क्या क्या करना है। ठीक है जी, आगे चैप्टर्स हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं वो यहीं से पता चल जाएगा। बेसिकली दिस इज़ ऑल जस्ट, ये पूरा मिला मिलाया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या। 50% हमने कवर कर लिया है, 50% बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आता है रेजिड्यूरी पावर्स इन सेंटर्स। ठीक है जी, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है। ठीक है जी, ये से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने 42nd अमेंडमेंट को भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी पढ़ा था, फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा था, उसमें फिर नई ड्यूटीज़ किस तरीके से ऐड हुई थी, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अच्छा हमने कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीज़ें ऐड हुई हैं या समथिंग। जब जब आप दोस्तों चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी में, आप
आपको लग जाएगा पता कि यू आर डूइंग गुड इन पॉलिटी। एंड रिलेटेबिलिटी इन पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल, कौन सा एक्ट या कौन सी प्रोविज़न जो भी पॉलिटी में दी है उसमें रिलेटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब आते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया है हमने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये एक सिंगल चीज़ दी हुई है जर्मनी से, तो ये आपको पूछी जा सकती है। सिंगल चीज़ जो होती है ना, जैसे आपके इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जर्मनी का सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इससे पूछ लेते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चंस सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है जी, और आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रेम्बल। ठीक है दोस्तों, ये हमने रशिया से लिया हुआ है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड प्रेम्बल। ठीक है दोस्तों, तो अब ये प्रेम्बल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, कि हमने कौन कौन सी चीज़ें याद ऐड की थी प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट में, वो आपको याद आ रहा होगा। द मोमेंट यू रीड समथिंग एंड यू रिलेट इट। ठीक है जी, आज आप बोलेंगे कि सर आप रिलेटिबिलिटी भी इतना ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप रिलेट करेंगे पॉलिटी में, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, देयर इज़ नो रट्टा, मोर इज़ रिलेटिबिलिटी। नो रट्टाफिकेशन, मोर ऑफ रिलेटिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 368 के बारे में जो पिछला लेक्चर था उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये देखिए, ये एक वेमार जर्मनी का आ गया और ये एक जापानीज़ का आ गया। इनसे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे टोटल 11 कंट्रीज़ जिससे कि हमने डिफरेंट डिराइव करे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्रिटिसिज्म क्या है? ये क्रिटिसिज्म आपको हेल्प करेगा। इसमें नॉर्मली जो है आपके जो MCQs है उसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन दिस कैन बी आस्क्ड और दिस कैन बी आस्क्ड इन योर ओपिनियंस इन essay बेस्ड क्वेश्चंस। चाहे आप वो फिर असिस्टेंट कमांडेंट के हैं या स्टेट सर्विस के हैं या फिर इनफैक्ट UPSC के भी हैं, वो essay बेस्ड में ओपिनियन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रिटिसिज्म क्या है कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म था ये था कि सब बोलते थे कि सर ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। सब बोलते थे कि सर आपने ये इस कंट्री से लिया, इस कंट्री से इन सब से लिया हुआ है, बोरो करके लिया हुआ है और एक नए कंट्री के लिए लेके जा रहा है। तो सबसे पहले ये था। तो क्रिटिक्स ऑपाइंड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल, मतलब कुछ नया नहीं है, ये सारा इधर उधर के लिए हुआ और ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का बैग है। ठीक है जी, और उसको मतलब कि हौच पौच करके जैसे कि एक चीज़ इधर से उठाई और एक बैग में डाल दी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल अनफेयर और इलॉजिकल है। वो इसलिए कि जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके बनाई हुई है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डायरेक्टली उठा दी, उसको मॉडिफाई करके जो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी या है उसके हिसाब से बनाया गया। ठीक है जी, और इस क्रिटिसिज्म को जब आंसर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है जी, जो कि हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उन्होंने कहा था वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitution to writing. मतलब कि वो कहते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को करे हुए, और जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने राइटिंग को टाइम रिड्यूस करने के लिए दूसरों की कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइफर करके उनकी चीज़ें ऐड की हुई हैं। और बिल्कुल सही भी कहा है
देखिए, कोई भी कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो वो उसकी प्रोग्रेस के लिए ही बनाता है, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए नहीं बनेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन की किसी, ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर हम किसी के पॉजिटिव्स लेके अपने अंदर लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है जी। किसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अच्छी बात है, वो हम ले रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है जी। दूसरा जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है वो कहते हैं कि इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ठीक है जी। क्रिटिस ने कहा था कि फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी। उन्होंने बोला ये तो जी बिल्कुल आपने कार्बन कॉपी ही बना दी 1935 की, और मतलब कि इसको तो ऐसे कह सकते कि अमेंडेड एक्ट है 1935 का, ठीक है जी। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था इस पे, ठीक है जी, उन्होंने कहा था कि as to accusation that the draft constitution has reproduced a good part of provision of government of India act, I make no apologies, ठीक है जी। उन्होंने बोला मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं कोई माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है जी। और उन्होंने आगे फिर से वही चीज़ कही थी कि इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है इन बोरोइंग, ठीक है जी। बोरोइंग करने का मतलब है कि हमने कोई चीज़ उधार ली है, वही जो चीज़ मैं ऊपर बात कर रहा था कि पॉजिटिव लेना गलत बात नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है जी, कि किसी का आप काम लेकर उठा रहे हो, एंड किसी का पास कोई पेटेंट राइट नहीं है फंडामेंटल आइडियाज़ पे, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपके पास मैग्ना कार्टा हुआ, ठीक है जी, मैग्ना कार्टा हो या फिर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए, ठीक है, उनसे कोई भी चीज़ बाहर निकल के आई है तो वो फंडामेंटल इन नेचर ही होती है। और जब भी कोई चीज़ फंडामेंटल इन नेचर है और उससे कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है और उसको आप इनकलकेट कर रहे हो तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और किसी का पेटेंट हक नहीं होता है किसी भी फंडामेंटल आइडिया को रखने के लिए, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा था कि व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज़ द प्रोविजन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो 1935 एक्ट से ली गई हैं, उनके लिए उनको लगता है कि हाँ ठीक है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है कि लोग कहते हैं, इनफैक्ट अभी भी काफ़ी लोग कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि ये काफ़ी अन इंडियन और एंटी इंडियन है। वो इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने कहा था कि दैट द फॉरेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अनसूटेबल टू द इंडियन सिचुएशन एंड अनवर्केबल इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका अगर हम सिरे से देखें तो देखिए 1947 से हमारी आज़ादी हुई, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, आज 2021 है, और आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़, ठीक है जी। और अभी तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल इनैक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, एंड हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं या जो भी हमारे लिए एक्ट्स, जिस भी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है जी। हमारी जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है, हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स भी स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि उसके बहुत अपने से चैलेंज है, IAS IPS जो भी हैं उनके काफ़ी चैलेंजेस हैं। और प्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ पिलर जो है हमारा डेमोक्रेसी का, दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ गोइंग इनटू द डिचेस, बिकॉज प्रेस की फ्रीडम की रिपोर्ट्स भी अगर हम पढ़ेंगे तो वन ऑफ द पैथेटिक इंडेक्सेस में हमारे वन ऑफ द पैथेटिक रैंकिंग्स मिली है प्रेस को। तो हम मान सकते हैं कि प्रेस और एग्जीक्यूटिव के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और लेटली जुडिशरी भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, कि अगर इस टाइम पे जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए पड़ी है बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है। मतलब हम देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, फिर हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सब कॉग्निस ले रहे हैं कि सरकारें कर क्या रही हैं, लेकिन वो चीज़ एक मिस हैपनिंग से पहले ही हो जानी चाहिए थी। मतलब जुडिशरी का जो रोल है, जुडिशरी का रोल इज़ बिफोर अ थिंग हैपन्स, नॉट आफ्टर, ठीक है जी। इसीलिए वो PIL और सुओ मोटो या फिर जुडिशल रिव्यू उनके पास है, ठीक है दोस्तों। तो ये था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप फिर से पढ़ सकते हैं, फिर से इस वीडियो को
जाके देखिए, ठीक है, रिवाइज़ कीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अगले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।